हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ ये इनकम टैक्स से रिलेटेड है और टैली में ये चीज़ आप कर सकते हैं। क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप कीजिएगा तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और दूसरी बात कि ये जो चीजें हैं वो इस असेसमेंट ईयर से चेंज हुई हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि क्या चेंज हुआ है और मैं आज की इस वीडियो में क्या बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, जो चेंज हुआ है वो इनकम टैक्स जब आप फाइल करते हैं तो वहां पर अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लेते हैं, जैसे सेक्शन 44 AD में अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको पता होगा कि प्रीवियस असेसमेंट ईयर में आप लोग क्या करते थे कि वहां पर दो ऑप्शंस होते थे आपके पास। एक 6%, अगर आपकी डिजिटल मोड से ट्रांजेक्शन हुई है तो वहां पर 6% आप प्रॉफिट शो करते थे। मिनिमम, मैक्सिमम की बात नहीं हो रही, मैक्सिमम जो आपकी एक्चुअल है वो आप दिखा सकते हैं और दिखानी भी चाहिए। गवर्नमेंट बोलती है मिनिमम 6% दिखाने। ऐसा नहीं है कि जैसे 99% जो लॉयर्स हैं या जो क्लाइंट हैं यानी एसएससी हैं वो लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने 6% बोल दिया तो 6% दिखाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, आपकी जो एक्चुअल है वो आपको दिखानी है। तो डिजिटल के केस में 6% का है कॉन्सेप्ट, 6% प्रॉफिट दिखानी है। और कैश मोड में अगर आपकी जो ट्रांजैक्शन हुई है यानी सेल जो आपने की है वो अगर आपकी कैश में हुई है, यानी उसके अगेंस्ट में जो आपको कैश मिला है, यानी आपने सेल की और आपको कैश मिला, चाहे आपने B2B की या B2C की, तो उस केस में वैसी सेल के ऊपर, वैसी टर्नओवर के ऊपर आपको 8% प्रॉफिट दिखानी होती है सेक्शन 44 AD में मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम जो आपकी एक्चुअल है। अगर आप उससे कम दिखाते हैं तो आपको ऑडिट कराना होता है और आप सेक्शन 44 AD नहीं ले पाते हैं, तब आपको ITR 3 फाइल करनी होती है। ऐसे सेक्शन 44 AD के केस में भी आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग ITR 4 करते हैं। लेकिन अगर आप उससे कम दिखाते हैं तो आपको ऑडिट कराना होता है सेक्शन 44 AB में, ये आपको पता होगा। लेकिन फ्रेंड्स, इस साल से आपको क्या हो गया कि इनकम टैक्स का जो फॉर्म है इसमें एक और ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। पहले क्या था, एक डिजिटल के लिए दिया गया था और एक दिया गया था अदर मोड। अब क्या है कि कैश को स्पेसिफिक कर दिया गया, उसके लिए अलग से एक बॉक्स दे दिया गया है कि कैश की आपकी जो टर्नओवर है वो आपको अलग से दिखानी है। अदर मोड में आपको बैरल चेक के थ्रू जो आपने पेमेंट रिसीव की है उसे दिखाना है, और बाकी जो आपका बैंक है, UPI है, या आपके अकाउंट में आपने फंड ट्रांसफर किया है, IMPS किया है, जो भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स आपने की है जहां पर कैश का कोई रोल नहीं है, तो वहां पर आपको जो बैंक का ऑप्शन दिया है वो उसमें आपको अपनी टर्नओवर दिखानी है। और अदर मोड में सिर्फ बैरल चेक की जो डिटेल्स है वो दिखानी है। और जो कैश का मोड है उसमें आपको कैश की टर्नओवर दिखानी है कि टोटल पूरे साल में आपने कैश की कितनी सेल की है। यानी या मान कर चलिए, आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो आपने सेल किया उसके अगेंस्ट में जो आपने कैश लिया है वो टोटल कितना लिया है, वो भी आपकी टर्नओवर ही हो गई। आपने जितना कैश रिसीव किया है सेल के अगेंस्ट में वो आपको कैश में दिखाना है, और जितना पेमेंट आपने सेल के अगेंस्ट में बैंकिंग माध्यम के थ्रू की है वो आपको उस फील्ड में दिखानी है। अब ये बायफर्केट करके इस साल से आपके लिए देना मस्ट हो गया है। तो ये चीज आप निकाल कैसे पाएंगे, क्योंकि देखिए पूरे साल की ट्रांजैक्शंस उसे इस तरीके से निकालना कि मेरी मतलब कैश वाली ट्रांजैक्शन कितनी है, बैंक की ट्रांजैक्शन कितनी है, यानी उसकी टर्नओवर कितनी है, और उसके बाद उसके ऊपर प्रॉफिट निकाल के दिखाना, इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि इसमें कई पेमेंट हमारी प्रीवियस ईयर की भी होती है जो हमें प्रीवियस ईयर के अगेंस्ट में मिली हुई होती है, तो ये ट्रैक कर पाना बहुत डिफिकल्ट काम है। लेकिन आप टैली के थ्रू ऐसा कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे कर सकते हैं हम टैली के थ्रू, तो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, आपको क्या करना है, जैसे आप गेटवे ऑफ टैली पर हैं, मानकर चलिए आप क्या करते हैं, P&L में जाते हैं और यहाँ पर आप देखते हैं टोटल आपको आपकी सेल दिखाई देती है, दिखाई दे रही है 12,66,000। ठीक है, अब इसमें से आपको बायफर्केट करके बताना है कि कौन सी सेल ऐसी है जिसके अगेंस्ट में आपको कैश मिला है और कौन सी सेल ऐसी है जिसका जो पेमेंट है आपने रिसीव किया है बैंक अकाउंट में, चाहे वो किसी भी मोड से किया हो। ठीक है, अब आपको ये बताना है। तो ये क्या यहाँ से देख के बता पाना पॉसिबल है? नहीं है। अब इसको कैसे बताना है मैं बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में आना है, अकाउंट्स बुक में आना है, यहाँ पर सेल्स रजिस्टर में जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको पूरे साल की पीरियड लेनी है। पहले तो आपको ऐसे कहीं भी अंदर चले जाना है किसी भी मंथ में, और यहाँ पर आपको क्या करना है, पीरियड सेलेक्ट करनी है पूरे साल की। जैसे ये तो मेरा छोटा सा डेटा मैं इसमें बता रहा हूँ, आपका जो भी एक्चुअल डेटा आप उसमें देखेंगे। पूरे साल की आपने पीरियड डाल दी। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, सो प्रॉफिट भी कर सकते हैं, ऐसे इसका कोई खास यूज नहीं है, प्रॉफिट भी कर सकते हैं, तो उससे आपको प्रॉफिट भी पता चल जाएगी। ठीक है,
और यहाँ पर आप कॉलमनर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो फालतू की चीजें हैं जो आपके काम की नहीं है वो आप हटा देंगे। फ्रेंड्स, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीजें आपको कॉलम वाइज दिखाई दे रही हैं। अब आपको यहाँ पर रेंज ऑप्शन का यूज करना है। यहाँ पर देखिए ये जो छोटा सा एरो है इस पर आप क्लिक करेंगे, रेंज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रेंज आपको डालना है वाउचर सेलेक्ट करते हुए, हैविंग में डालना है लेजर। इसके बाद आपको यहाँ पर डालना है नेम, नेम चूज करना है, कंटेनिंग कैश। जितना भी आपने एंट्रीज कैश लेजर को लेकर की होंगी वो आपको यहाँ पर दिखेंगी। एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, एंड ऑफ लिस्ट। अब देखिए जितनी भी एंट्रीज हैं पूरे साल में जो आपने कैश को लेकर की हैं वो आपको देखेंगी। तो पहले तो आपका कैश का जो सारा खेल है वो आपको पता चल गया कि कैश में मेरी इतनी एंट्रीज हुई हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि हो गया, अब हम कैश का जो अमाउंट है वो माइनस कर देंगे, बस हमें पता चल गया कि बैंक के थ्रू कितना हुआ। नहीं, इतना भी इजी नहीं है। ये तो हुआ कि कैश के थ्रू जो भी आपने एंट्रीज की हैं कैश के लेजर को यूज करते हुए ये आपको पता चल गई। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जिस पार्टी को आपने सेल की हो लेजर लेते हुए, ठीक है, जैसे B2B कोई सेल की हो या B2C की हो जिसमें आपने लेजर बनाया हो, क्रेडिट में सेल की हो और बाद में फिर आपको पैसा मिला हो सकता है कैश में मिला हो सकता है बैंक के थ्रू मिला हो, वो कैसे आपको पता चलेगा? अब वो भी चेक करना है ना। तो अब आगे हम वो चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर ये भी चेक करेंगे। जैसे मानकर चलिए होता है ना कि आपके पास कई सारे बैंक हैं, जैसे आपके पास करंट अकाउंट दो दो तीन तीन बैंक में है, तो वो चेक करना होगा। पेटीएम में आपने रिसीव किया, क्योंकि आजकल तो कई सारे मोड हैं मतलब पेमेंट रिसीव करने के, तो वो सारे चेक करने हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे ये कैश का हुआ तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या लिख के रख लेंगे जो भी यहाँ पर सेल है। जैसे यहाँ पर ये सेल की फिगर आ रही है, ये सेल का कॉलम टोटल, इसे लिख लेंगे। कोई एडिशनल डिस्काउंट वगैरह होगा तो वो उसमें माइनस कर लेंगे, या इस जितनी भी सेल है ये वाली आप टोटल नोट करके रख लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसमें आपको प्रॉफिट भी पता चलेगी कितनी प्रॉफिट हुई है। ठीक है, ये प्रॉफिट लेकिन एक्चुअल नहीं होती है, यहाँ पर एक अंदाज आपको मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज पता चल जाता है कि कैश में आप तकरीबन 41% आपने कमाया है, अंदाज मिल गया। बस इसके बेसिस पे हम अंदाज पर ही प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट एक्चुअली नहीं निकल पाएगी क्योंकि एक एक बिल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कोई भी नहीं निकाल सकता है। ठीक है, अब यहाँ ये रेंज में, अब यहाँ पर क्या करना है, अगर मानकर चलिए आपको ये चेक करना है जितने भी सनरे डेटर हैं वो चेक करना है कि उनका मतलब क्या सेल हुआ है, वो चेक करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, ग्रुप नेम लेना है, विथ में आपको नेम लेना है, कंटेनिंग करना है और यहां पर करना है सनरे डेटर। अब इससे पता चलेगा कि जितने भी सनरे डेटर हैं, क्योंकि एक्चुअली हम लोग सेल किसको करते हैं, अगर लेजर बनाते हैं किसी भी पार्टी का तो उससे सनरे डेटर के अंदर रखते हैं, उसका ग्रुप सनरे डेटर होता है। तो यहाँ पर सनरे डेटर लेंगे। ठीक है, और अगर मानकर चलिए आपने क्रेडिटर को भी सेल किया है तो यहाँ पर और लेंगे और यहाँ पर नेम लेंगे, कंटेनिंग करेंगे और यहाँ पर सनरे क्रेडिटर लिख देंगे। जैसे कंटेनिंग सनरे क्रेडिटर, मान लीजिए होता है ना कई बार जिससे हम माल खरीदते हैं उसे भी हम सेल कर देते हैं, इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है, तो वो भी आ जाएगा, लेकिन और करके लेना है। ठीक है, और कभी मानकर चलिए नहीं आता है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि कभी ऐसा हो कि वहां पर आपका क्रेडिटर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर इक्वल टू ले लेंगे, ऐसे कंटेनिंग ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर अभी फिलहाल हम एंड ऑफ लिस्ट कर देते हैं। अब देखिए जितने भी हमारे डेटर हैं सारे वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम जो हम सेल करते हैं अगर माना जाए तो हम लोग क्या करते हैं, एक कैश में सेल करते हैं, एक डेटर का नाम लेकर करते हैं, उसका लेजर लेके करते हैं, और तीसरा क्या करते हैं, बैंक के थ्रू करते हैं, बैंक का लेजर ले लेते हैं। ये बैंक का लेजर हम मोस्टली कब लेते हैं, जब हम B2C की सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, मोस्टली हम तभी लेते हैं बैंक का लेजर के हमें बार बार हर एक पार्टी के लिए लेजर ना बनाना पड़े, और अगर हमें पेमेंट बैंक में रिसीव होती है तो हम बैंक का लेजर लेते हैं, पेटीएम में रिसीव होती है तो पेटीएम का लेजर लेते हैं। तो जितने भी मोड ऑफ ट्रांजेक्शन हैं आपके, यानी मानकर चलिए आपने जिस भी बैंक में लिया है, अगर आप जो सेल करते हैं वहां पर जो भी बैंक्स आप यूज करते हैं, जो भी आप पेटीएम वगैरह यूज करते हैं, वॉलेट वगैरह यूज करते हैं, तो आप उनके लिए अलग अलग इस तरीके से रेंज बनाएंगे और सबका स्क्रीनशॉट लेंगे या सबका जो टोटल सेल है, यहाँ पर ये वाली सेल ग्रॉस टोटल नहीं, ये जो सेल है इसकी फिगर को लिख लेंगे। इसमें अगर कोई एडिशनल डिस्काउंट वगैरह आपको दिख रहा हो, आपने बिल में दिया हो, तो वो आप यहाँ पर लिख लेंगे, वो भी अलग से लिख लेंगे। उसके बाद फिर वापस आप जाएंगे रेंज में, और रेंज में जाने के बाद फिर यहाँ लेजर्स लेंगे, फिर यहाँ नेम लेंगे और यहाँ पर इक्वल टू कर देंगे। मान लीजिए HDFC है
तो HDFC कर देंगे। तो इसमें अगर मानकर चलिए कई लोग सेविंग में भी पेमेंट ले लेते हैं और उसकी भी एंट्री करते हैं, तो HDFC मान लीजिए आपकी सेविंग करेंट दोनों है, तो आपका दोनों आ जाएगा, ठीक है। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। और अगर दूसरी बैंक है तो वो ले लेंगे। सॉरी यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर हम करेंगे कंटेनिंग। अब यहाँ चेक करते हैं, आ गया। मैंने बोला ना कि कई बार क्या होता है कि इक्वल टू ले लेने से गलत भी हो जाता है, कंटेनिंग ही लेना है मोस्टली। और जहां पर अगर कंटेनिंग सही से वर्क नहीं करो तो आप इक्वल टू ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी बैंक के ट्रांजेक्शन है ये सारे आ गए, इससे अलग से नोट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहाँ पर ले लेंगे नेम में, कंटेनिंग में पेटीएम। मान लीजिए पेटीएम में भी आपने लिया है, उसके थ्रू भी सेल की है, वो ले लेंगे। यहाँ पर नहीं आया, यानी कि पेटीएम के थ्रू कोई सेल नहीं हुई है, ठीक है। पेटीएम के थ्रू कोई सेल नहीं हुई है, तो यानी मेरे पास अभी क्या क्या रिकॉर्ड आ गया, कैश के थ्रू क्या सेल हुई है ये पता चल गया, डेटर्स को कितनी सेल हुई है ये पता चल गया, और बैंक के थ्रू कितनी सेल हुई है ये पता चल गया। तो बैंक वाली केस में क्या है कि वो तो बैंक का पूरा ट्रांजेक्शन आपको पता ही चल गया, तो उसमें आपको कुछ मिलाना नहीं है। उसमें जो भी सेल हुई है तो यानी बैंक में ही पैसा आया है। कैश वाले में भी आपको कुछ मिलाना नहीं है, बचा सिर्फ डेटर वाला। डेटर वाले में क्या है कि अब ये जो सेल हुई है इसमें हो सकता है कुछ पैसा आपको बैंक में आया हो, कुछ पैसा कैश आया हो, ठीक है। तो अब यहां पर गेम है कि इसको कैसे मिलाएं। तो इसके लिए क्या करना है, पहले तो आपको यहां से जो भी आपने डेटा निकाला ये आपको यहां पर चेक करना है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आकर कि क्या जो वहां से टोटल सेल हो रही है सारी सेल्स को मिलाकर बैंक डेटर और कैश को मिला के क्या उतनी ही सेल यहां पर आ रही है, ये आपको फिगर पहले मिलाना है। अगर फिगर मिल गया आपका, कोई मिस्टेक अगर आपसे नहीं हुई है, तो उसके बाद क्या करना है आपको ये भी चेक करना है कि आपकी नेट प्रॉफिट क्या है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट से आप देखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, नेट प्रॉफिट क्या है, और इस दोनों का रेशियो निकालेंगे। जैसे ये जो प्रॉफिट है गुने 100 डिवाइडेड बाय 12,66,000 जो भी है, पता चल गया कि टोटल 8%, 10%, 12% जो भी प्रॉफिट है वो पता चल गया। अब आप क्या करेंगे, जब आप एक अपनी कंप्यूटेशन बनाएंगे तो वहां पर लिख देंगे कैश की जो भी सेल होगी वो लिख देंगे, बैंकिंग ट्रांजेक्शन से जो भी सेल होगी वो लिख देंगे, और उसके बगल में प्रॉफिट इसी के रेशियो में बांट देंगे। जैसे जो भी कैश का टर्नओवर आएगा उसका 12% निकाल देंगे, और जो बैंक का टर्नओवर आएगा उसका 12% निकाल देंगे। कुछ पैसे का डिफरेंस होगा तो वो आप बढ़ा देंगे। एक्चुअल तो नहीं निकाल पाएंगे आप प्रॉफिट उसके ऊपर, लेकिन कुछ पैसे का डिफरेंस होगा। जैसे मानकर चलिए आपका 3,06,000 आ रहा है, ठीक है, दोनों का निकालने के बाद 635 नहीं आ रहा है, तो आप इक्वली उसमें आपस में बांट देंगे, ठीक है। 8% से और 6% से कम ना होना हो ये ध्यान रखिएगा। डिजिटल के केस में यानी बैंक के केस में 6%, कैश के केस में 8%, इससे कम ना हो। ऊपर जितना भी हो जाए वो आप इक्वली बांट देंगे, लेकिन टोटल आपकी प्रॉफिट नेट प्रॉफिट इतनी ही आनी चाहिए दोनों की मिलाकर, उस हिसाब से आप बांट देंगे, ठीक है। अब रही बात कि जो डेटर हैं उनके केस में आपको कैश मिला है कि बैंक मिला है ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आपको आना होगा बैलेंस शीट में। फ्रेंड्स, बैलेंस शीट में आने के बाद आपको आना है करंट एसेट में, और यहाँ पर आना है आपको कैश में। कैश में आने के बाद आप अंदर चले जाएंगे और यहाँ पर आप पीरियड डाल देंगे पूरे साल की, ठीक है, 1/4 से लेकर 31/3 तक की, और यहाँ पर इसे कंडेंस्ड कर देंगे ताकि अंदर के एंट्रीज बाहर ना रिफ्लेक्ट हो। और इसके बाद यहाँ पर रेंज में जाएंगे, और रेंज में जाने के बाद आपको क्या करना है, लेजर्स, ग्रुप नेम, नेम कंटेनिंग सन्डे, डेटर और क्रेडिटर। पहले तो डेटर ही करेंगे, और अगर क्रेडिटर को भी आपने किया तो वो भी कर सकते हैं, जैसे मैंने उधर भी बताया था आपको और करके। अब यहां पर देखिए पूरे साल में जो एक है आपका डेटर, इसी ने ही आपको कैश दिया है। यहां पर आपको आ जाएगा, जैसे मेरे केस में आपको क्या दिख रहा है, एक ही है डेटर जिसने मुझे कैश दिया है सेल के अगेंस्ट में, बाकी किसी ने नहीं दिया है। तो यहां से मुझे पता चल गया कि इतना अमाउंट मुझे कैश के रूप में मिला। यानी ये जो डेटर की सेल है, ये जो डेटर की सेल मैंने टोटल सेल निकाली थी, ठीक है, उसमें से इतनी सेल मैं माइनस करूंगा, यानी बाकी की जो सेल है वो क्या हो गई, वो डिजिटल है, यानी उसके अगेंस्ट में मुझे डिजिटली पैसा मिल चुका है या आगे मिलने वाला है। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि आपके साल के अंत में सारे डेटर्स खत्म हो जाएंगे, कोई पैसा देने वाला बचेगा ही नहीं। हो सकता है कुछ डेटर्स बच जाएं तो वो आपको आगे नेक्स्ट ईयर में पैसा दें, तो वहां पर आप कोशिश कीजिएगा कि उन डेटर से आप बैंक के थ्रू ही पैसा लें, क्योंकि मोस्टली जो हम B2B सेल करते हैं वहां पर हम बैंक के थ्रू ही पैसा लेना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो कैश देंगे तो आप एक उसमें से रेशियो के हिसाब से बांट सकते हैं, क्योंकि वो तो आगे की ट्रांजेक्शन उसका आपको कैसे पता चल पाएगा कि वो कैश ही देगा या बैंक के थ्रू देगा। तो वहां पर आप कोशिश तो कीजिएगा कि उस अमाउंट को बैंक के थ्रू लेने का और बैंक ट्रांजेक्शन में ही उसे दिखाने के लिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं
तो उस केस में क्या है कि एक रेशियो बांट दीजिएगा, जितना पेमेंट आपको आगे कैश में मिलेगा और जितना बैंक में मिलेगा, या पूरा का पूरा जो अमाउंट आपका ड्यू दिख रहा है उतना आप कैश के में ऐड ऑन कर दीजिए, ताकि कोई झंझट ही नहीं है। कम से कम 8% प्रॉफिट दिखाएगा, कम तो नहीं होगा ना। क्योंकि अगर मानकर चलिए आपने बैंक दिखा दिया और मिला कैश में, तो आपका तो यहाँ ट्रांजैक्शन गड़बड़ हो गया ना। आपने 6% प्रॉफिट दिखा दी और वहां होनी चाहिए थी 8%, बात समझिएगा। तो कैश में ही आप दिखा दीजिएगा। ये किस केस में? जब पूरा पेमेंट आपको पूरे साल के अंत में नहीं मिला है, आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा और अभी आपको पता नहीं है कि वो कैश में रिसीव होगा या बैंक में रिसीव होगा। लेकिन अगर मान लीजिए पूरा आपका वो लेजर्स खत्म है, तो उस केस में आपको क्या करना है, या आपका बैंक के थ्रू ही आप डेटर से लेते हैं तो उसे आप बैंक में ही डाल देंगे। तो जितना आपने संडे डेटर्स का अमाउंट निकाला था उसमें से जो अमाउंट आपको यहाँ कैश के इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है कि कैश में रिसीव है, वो माइनस करेंगे। बाकी जो रेस्ट अमाउंट होगा वो जो बैंक का निकाला था हमने अलग से, जो भी बैंक के लेजर से हमने निकाला था उसमें वो ऐड ऑन कर देंगे। तो टोटल हमारा क्या हो गया, वो डिजिटल ट्रांजेक्शन हो गया, उसे अलग नोट करेंगे। वो टर्नओवर डिजिटल की अलग कर देंगे, कैश की अलग कर देंगे, और ये वाला कैश में ऐड कर देंगे। जो आपको कैश में डेटर का दिख रहा है इसे कैश में ऐड कर देंगे, और जो नेट प्रॉफिट है उसकी रेशियो में डिवाइड कर देंगे। जो प्रॉफिट वहां मैंने बताया ना, टोटल टर्नओवर और जो नेट प्रॉफिट है उसकी परसेंटेज निकालेंगे, और उसी परसेंटेज के हिसाब से वहां प्रॉफिट निकालेंगे। थोड़ा 19-20 होगा तो आगे पीछे करके बढ़ाकर टोटल प्रॉफिट उतनी ही आनी चाहिए जितनी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रही है, और टर्नओवर भी उतनी ही आनी चाहिए, दोनों को कैलकुलेट करने के बाद, जितनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रही है। इस तरीके से आप दिखा देंगे, ठीक है। और यही चीज अगर मान लीजिए यहां पर ठीक से नहीं आपको पता चल पाती है, मेरा केस अलग है, सबके केस में अलग अलग होता है, तो यही चीज आपको बैंक के लेजर में भी करनी है। जितने भी बैंक के लेजर उसमें भी देखना है कि बैंक के थ्रू कितना रिसीव हुआ, इस तरीके से। और किसी का अगर ओपनिंग बैलेंस है, मानकर चलिए प्रीवियस का, हो सकता है कैश में आपको वो जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है वो आपको मिला हो, तो जिस भी पार्टी का इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो और आपको उस पार्टी के ऊपर डाउट हो, तो जाकर डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में, यहाँ पर अकाउंट्स बुक में, लेजर में जाकर उस पार्टी की चेक कर लेना है कि क्या इसका कोई प्रीवियस अमाउंट था वही मुझे रिसीव हुआ है। वो आप चेक कर लेंगे तो आपको वो भी पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इतना आसान काम नहीं है कि एकदम निकाल लेना। हाँ, लेकिन अगर आपका काम मतलब मीडियम लेवल का है, यानी 2 करोड़ के अंदर का है, तो मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे से बैठेंगे तो 2 से 3 घंटे के अंदर आराम से, 2-3 घंटा मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, 2 से 3 घंटे के अंदर आप आराम से ये पूरी बाइफर्केशन कर लेंगे कि कैश का कितना है और बैंक का कितना है और किसकी कितनी प्रॉफिट है, ठीक है। और ये याद रखिए, जो मैंने अभी भी बोला कि 6% और 8% के मिनिमम है, ये कब है, जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन करते हैं, आप फिजिकली सारी चीजें करते हैं, यानी मैनुअल सारी चीजें करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आप पता तो नहीं कर पाएंगे कितनी प्रॉफिट है, तो वहां पर आप एक अंदाज से दिखाते हैं। लेकिन अगर आपका मानकर चलिए टैली वगैरह में है, तो यहाँ तो आपको प्रॉफिट पता चली जाती है, तो जो एक्चुअल प्रॉफिट है वही आप दिखाएं। और दूसरी बात कि जैसे जो लोग मानकर चलिए मैनुअल अकाउंट्स भी करते हैं, तो उनके केस में क्या होता है कि वो मान लीजिए 8% दिखाते हैं और उनकी एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा है, उनके हिसाब से उन्होंने एफडी, लैंड वगैरह परचेज कर ली होती है या कहीं इन्वेस्ट कर दिया होता है, जो कि दिखाई देता है, या बैंक में पैसा होता है, तो वहां पर उनको नोटिस वगैरह आ सकता है। तो उस हिसाब से ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार करें और रिटर्न फाइल करें। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि अगर टर्नओवर निकालनी है तो टैली के थ्रू आप कैसे बाइफर्केट करके निकालेंगे। अगर आपके पास इससे बेहतर उपाय है तो मुझे भी बताइए, तो मेरे लिए भी हेल्प होगी, और फिर मैं वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, तो और लोगों को भी हेल्प कर पाऊंगा आपके थ्रू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और मेरा जो सुझाव है अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।